स्टूडेंट्स लर्न टू क्रैक के इस वीडियो लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जीडीपी कैसे ज्ञात की जाती है और जीडीपी के साथ में दूसरे जो कारक हैं राष्ट्रीय आय को मापने के वो क्या क्या है। देखिए जीडीपी में हमने देखा था कि एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन और उनका जो कुल मौद्रिक मान है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। आज हम बात करते हैं कि उत्पादन करने के लिए कौन कौन से साधन या कारक की जरूरत है, या आप कह सकते हैं कि उत्पादन करने के लिए किन किन इनपुट्स की जरूरत होती है। उत्पादन के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता है हम उन्हें उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन कह सकते हैं। इन्हें हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक है प्राथमिक कारक या प्राइमरी और बेसिक कारक, और दूसरा है द्वितीयक कारक या सेकेंडरी फैक्टर। देखिए प्राथमिक जो कारक है वो चार प्रकार के माने जाते हैं, जैसे भूमि है, उसके बाद में श्रम, पूंजी और उद्यम। यानी इन चार कारकों को जो है वो उत्पादन के प्राथमिक कारक माना जाता है। बाकी के जो सेकेंडरी कारक है वो इन्हीं चार कारकों से जो है उत्पन्न माने जाते हैं। कैसे हम बात करते हैं, देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो एक पेन बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहता है। क्यों लगाना चाहता है? क्योंकि उसे जो है लाभ कमाना है, उसे जो है इस प्रकार से आर्थिक संसाधनों को जुटाना है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो है अपने लाभ के लिए वो एक फैक्ट्री लगाना चाहता है। अब उसके लिए क्या चाहिए, उसे सबसे पहले कोई ना कोई जो है इस तरह से सोर्स देखना पड़ेगा पूंजी का, क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक चीज होगी कि उसे कहीं ना कहीं से पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। अब ये पूंजी या तो खुद के पास हो या फिर किसी से जो है वो लेकर के आए। तो जब पूंजी लेकर के आएगा तो बदले में उस व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो एक तरह से पूंजी जो है उस प्रकार से, या जो फैक्टर पूंजी है उस पर ब्याज दिया जाता है। इसी तरह से फैक्ट्री लगाने के लिए कोई ना कोई भूमि की आवश्यकता होगी और उस भूमि का कोई रेंट देना होगा, यानी भूमि पर का जो एक तरह से भाग है रेंट, वो भी इस वस्तु के उत्पादन की लागत में शामिल होगा। इसी तरह से जो उसका ब्याज भी उसमें शामिल होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि पेन बनाने के लिए कुछ जो है वर्कर रखने पड़ेंगे, या इस प्रकार से मान लीजिए कि किसी इंजीनियर ने जो है इसका डिजाइन बनाया होगा, तो उन सबको भी एक तरह से उनके सेवा के बदले में कुछ ना कुछ जो है पे करना पड़ेगा। और इस प्रकार से श्रम भी एक फैक्टर बन जाता है उत्पादन के लिए। और श्रम के बदले में जो एक तरह से काम करने वाले लोग हैं उनको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। और इन सबके बाद में चूंकि इन तीनों कारकों को जोड़ने के लिए जो उद्यमी या जिस भी व्यक्ति ने ये पूरा सिस्टम जो है शुरू किया था, तो उसे जो है वो कुछ लाभ भी जो है उससे कमाने की आशा होगी। तो इन चारों फैक्टर्स को मिला दिया जाए तो ये चारों फैक्टर जो है वो उत्पादन के कारक कहलाते हैं। अब जो कच्चा माल और बिजली है वो इसी तरह से मान लीजिए कि पूंजी या भूमि से जुड़े हुए कारक माने जाते हैं, इसीलिए उनको सेकेंडरी कारक जो है कह दिया जाता है। हालांकि जो मुख्य कारक है वो चार माने जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और इन सबको मिलाने से एक तरह से किसी उत्पादन की जो लागत है वो जो है निकल करके आती है। तो इस प्रकार से उत्पादन करने के लिए इस प्रकार से चार जो है वो कारकों की आवश्यकता होती है। देखिए राष्ट्रीय आय में एक कंसेप्ट आता है कि साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर जो राष्ट्रीय आय है वो कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए साधन लागत और मार्केट प्राइस क्या है, ये देखिए जैसे अभी हमने बात की कि उत्पादन के जो चार कारक हैं, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम, तो इन चारों की जो लागत है या इन चारों के एक तरह से इनपुट से जो उत्पादन होगा वस्तुओं और सेवाओं का, उनको हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। या आप कहें कि फैक्टर कॉस्ट वो लागत है जिससे कोई वस्तु बनकर के तैयार हुई है। अब ये वस्तु जो है उत्पादन क्षेत्रों में इस प्रकार से जो है निर्मित हुई, तो जब ये मार्केट तक जाएगी तब इसके मूल्य में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जब कोई वस्तु या सेवा का उत्पादन होगा तो सरकार इस पर कुछ कर भी लगाएगी, और वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जो कर है वो अप्रत्यक्ष कर है। या वो कर कैसे होता है, अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर का मतलब है कि ऐसे कर जो लगाए किसी और पर जाते हैं लेकिन उनका भुगतान कोई और करता है। जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर जितने भी कर लगते हैं वो सब के सब जो है वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो सरकार ने इस उत्पादन करने के लिए इस पर कुछ जो है वो टैक्स लगाया, तो ये टैक्स चूंकि वस्तुओं और सेवाओं पर लग रहा है इसलिए अप्रत्यक्ष कर होगा। अब अगर मान लीजिए इस वस्तु पर सरकार जो है वो कुछ छूट देना चाहती है, कुछ जो है इस प्रकार से रियायत देना चाहती है,
तो सरकार द्वारा दी गई ये रियायत या जो छूट है इसे हम सब्सिडी या सहायकी कह देते हैं, इसे कहा जाता है सब्सिडी। और ये सब्सिडी क्या होगा, अगर जितनी सब्सिडी होगी उससे क्या होगा, इसका जो मूल्य है, इस वस्तु का जो मूल्य है वो उतना कम हो जाएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर उस वस्तु के मूल्य को बढ़ा देगा लेकिन सब्सिडी उस वस्तु के मूल्य को कम कर देगी। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन के बाद में अप्रत्यक्ष कर जोड़ने और सब्सिडी घटाने के बाद में जो हमें मूल्य मिलेगा हम उसे बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस कह देते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर जोड़ करके और सब्सिडी घटा देने से जो है हमें बाजार मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कई बार जो है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी दोनों को मिलाकर के नेट इनडायरेक्ट टैक्स कह देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए जाएं तो वो क्या बन जाता है, बाजार मूल्य बन जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो घरेलू जो यूज करने के लिए जो गैस सिलेंडर आता है, ठीक है, उस गैस सिलेंडर की जो फैक्टर कॉस्ट है, उत्पादन कीमत है, वो मान लीजिए कि 600 रुपए, और जहां पर वो उत्पादन हो रहा है, अब जब उत्पादन हुआ तो सरकार ने उस पर एक टैक्स लगाया और वो टैक्स मान लीजिए कि 200 रुपए है। अब चूंकि ये टैक्स जो है वो लगाया किसी और पर जा रहा है और इसका भुगतान जो है वो कोई और करेगा। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है, तो सरकार ने इसका जो एक तरह से अप्रत्यक्ष कर इस पर लगाया 200 रुपए, तो 600 प्लस क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहती है कि इस प्रकार से, चूंकि ये बहुत ही आवश्यक आवश्यक या आप कह सकते हैं कि बेसिक जरूरत जो है वो एक प्रकार से है, तो सरकार चाहती है कि कुछ जो सिलेंडर है, ठीक है, वो उपभोक्ताओं को सस्ते मिले। तो सरकार ने इस पर अपनी तरफ से 400 रुपए की छूट दे दी, सहायकी दे दी, या आप कह सकते हैं कि सब्सिडी दे दी। तो ये 400 रुपए की जो सब्सिडी है वो इस मूल्य में से कम हो जाएगी और इसके बाद में जो इसका मूल्य आएगा वो आएगा जो है 400 रुपए। अब अगर मान लीजिए कि एक तय लिमिट, जैसे 12 सिलेंडर के बाद में सरकार ने अब सब्सिडी देना बंद कर दिया, तो अब जो 12वें के बाद में जो नेक्स्ट सिलेंडर की कीमत उपभोक्ताओं को देनी होगी या उनको जो उसका एक तरह से मूल्य चुकाना होगा वो इस प्रकार से होगा 600 प्लस 200 बराबर 800 रुपए। तो इस प्रकार से क्या है कि जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों पर ज्ञात किया जाता है। अगर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर या मार्केट प्राइस पर दी गई है, इसका मतलब उसमें अप्रत्यक्ष कर जो है जोड़ दिए गए हैं और सब्सिडी हटा दी गई है। लेकिन अगर वो फैक्टर कॉस्ट पर निकाली गई है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर जो है ना तो कोई टैक्स का अभी प्रभाव देखा गया है और ना ही उसमें कोई सब्सिडी का योगदान देखा गया है। तो इस प्रकार से फैक्टर कॉस्ट और जो बाजार मूल्य है उसका जो इक्वेशन है वो इस तरह से आता है। अब अगर आपके पास में मार्केट प्राइस हो और आप जो है कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहें तो इस इक्वेशन को बदल दीजिए, जो सब्सिडी है वो यहां पर प्लस में हो जाएगी और जो अप्रत्यक्ष कर है वो माइनस में हो जाएंगे। तो इससे अगर मार्केट प्राइस हमारे पास में है तो हम उससे फैक्टर कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो जीडीपी इस प्रकार से फैक्टर और मार्केट कॉस्ट जो है वो दोनों पर निकाली जाती है। अब एक पॉइंट आता है कि चालू कीमतों और स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय है या जीडीपी जो है वो क्या होती है। देखिए, अगर मान लीजिए कि जीडीपी या राष्ट्रीय आय का आकलन वर्तमान या इस वर्ष की कीमतों पर किया जाए तो इस प्रकार का जो आकलन है या इस प्रकार का जो इस तरह से राष्ट्रीय आय है वो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कही जाएगी, या इसे कई बार हम जो है वो नॉमिनल या मौद्रिक जो राष्ट्रीय आय है वो भी कह देते हैं। और इसी तरह से अगर किसी एक वित्तीय वर्ष को आधार बना लिया जाए, आज से कुछ साल पहले का कोई वर्ष हो और उस आधार बनाकर के उस वर्ष की कीमतों के आधार पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो इस प्रकार की जो एक तरह से कीमतें हैं उसे हम स्थिर कीमतें कहते हैं। और स्थिर कीमतों पर जब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है तो इसे वास्तविक या रियल जो राष्ट्रीय आय है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चालू और स्थिर कीमतें, अगर वर्तमान की कीमतें हैं तो वो चालू कीमतें हैं और इस पर जो राष्ट्रीय आय होगी वो मौद्रिक राष्ट्रीय आय होगी। ठीक है, और इस पर जो राष्ट्रीय आय निकाली जाएगी उसे वास्तविक या रियल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो अवधारणा है, चालू कीमतें और स्थिर कीमतों पर। देखिए, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि जीडीपी या नेशनल इनकम का जो आकलन है वो स्थिर कीमतों और चालू कीमतों पर क्यों किया जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वर्ष है 2010-11, दूसरा वर्ष जो है वो 2011-12 है, इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। उत्पादन मान लीजिए दोनों ही वर्षों में जो है वो 100
इकाइयों का या एक तरह से 100 जो है वस्तुओं का उत्पादन हुआ। और आधार वर्ष में जो है वस्तु का मूल्य जो है वो 10 रुपए था, और इस कारण जो वास्तविक जीडीपी है इस साल की कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 10 करके 1000 रुपीज, तो जीडीपी कितनी हो गई 1000। इसी तरह से इस साल चूंकि जो चालू मूल्य है वो भी एक तरह से 10 ही है, इसीलिए इसका जो मौद्रिक जीडीपी है, यानी जिसे हम जो चालू मूल्यों पर जो जीडीपी है वो भी कितना है 1000 है। अगले वर्ष क्या हुआ कि उत्पादन तो उतना ही है, लेकिन क्या हुआ कि मूल्य जो है वो बढ़ गए, किसी कारण से जो है वो महंगाई बढ़ गई। तो इसकी वजह से देखिए कि आधार वर्ष के मूल्य तो वही रहेंगे, क्योंकि वो तो एक बार जब जो है फिक्स हो गए तो वो बार बार जो है वो बदले नहीं जाएंगे। लेकिन अगले साल अगर मूल्य बढ़ा तो जो मौद्रिक जीडीपी है वो कितनी आएगी 1500, और जो वास्तविक जीडीपी है वो कितनी आएगी 1000। तो देखिए सिर्फ उत्पादन यहाँ पर सिर्फ क्या है कि मूल्य बढ़ा है, लेकिन उत्पादन उतना ही होने के कारण हमें जो है वो बढ़ी हुई जीडीपी मिलती है। तो इस प्रकार से मौद्रिक जो प्रभाव है या मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का प्रभाव कम करने के लिए क्या किया जाता है कि कुछ वर्ष पहले को आधार बना करके उस वर्ष की कीमतों पर जो है इस प्रकार से जीडीपी की गणना की जाती है। जैसे सीएसओ ने 2015 में, जनवरी 2015 में आधार वर्ष जो है वो 2011-12 को बना दिया। उससे पहले जो एक तरह से आधार वर्ष था वो 2004-5 होता था, और अभी जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। देखिए राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए या उसकी गणना करने के लिए किसी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 विधियां प्रचलित हैं। जैसे एक जिसे हम उत्पाद विधि या प्रोडक्ट कैलकुलेशन मेथड कहते हैं, दूसरी जिसे आय या इनकम विधि या जो इस प्रकार से इनकम कैलकुलेशन मेथड, और तीसरा जो है वो इस प्रकार से व्यय या एक्सपेंडिचर विधि। देखिए सिंपल से इन तीनों में आप जो है इस प्रकार से ये देखिए कि अगर हम एक अर्थव्यवस्था में टोटल उत्पाद देख लें और फिर उनका मौद्रिक मान ले लें, तो ये जो है वो उस अर्थव्यवस्था की नेशनल इनकम या इस प्रकार से जीडीपी या राष्ट्रीय आय हो जाएगी, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान। ठीक है, तो अगर हम उत्पाद को देखें और उनका मौद्रिक मान देख लें तो वो उत्पाद विधि है। दूसरा हम की आय विधि, अगर हम ये देख लें कि अर्थव्यवस्था में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और एक साल के दौरान उन्हें कितनी इनकम हुई है, कितनी आय हुई है, तो ये एक प्रकार से आय विधि कहलाएगी। ठीक है, और अगर ये देखा जाए कि एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान वहां पर जो सरकारी और निजी क्षेत्र हैं उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं पर कितना व्यय किया है और साथ ही उनकी बचत कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये जो मेथड है वो व्यय विधि कहलाता है। देखिए भारत में ये 2 विधियां प्रचलित हैं, एक उत्पाद विधि, दूसरा आय विधि। और इसमें भी उत्पाद विधि के द्वारा हम जो प्राथमिक सेक्टर है, जो कृषि वगैरह का सेक्टर है, और दूसरा जो विनिर्माण वगैरह या जिसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, उद्योग वगैरह, उनका जो एक तरह से कैलकुलेशन है वो हम उत्पाद विधि से करते हैं। और तृतीय सेक्टर जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसका जो आकलन है वो इस आय विधि के द्वारा किया जाता है। तो भारत में ये 2 विधियां जो है इस प्रकार से राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रयोग की जाती है। अब एक पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी जो मदें हैं या कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं जो है वो शामिल नहीं की जाती। देखिए एक तो इसमें जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनकी गणना नहीं की जाती। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो जीडीपी या नेशनल इनकम की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही जो आकलन है वो किया जाता है। कारण यह है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को अगर हम गिनेंगे तो उससे दोहरी गणना हो जाएगी। पिछले लेक्चर को देखिए तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में भी लिया था कि अगर किसी शोरूम में पुरानी कारें खड़ी हैं और वो कारें इस साल बिकती हैं तो उनको इस साल की जीडीपी में शामिल या इस साल की जो राष्ट्रीय आय है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से घरेलू सेवाएं, जैसे जो गृहिणियों द्वारा घरों में जो कामकाज किया जाता है, जैसे उन सबको जो है इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि उसके बदले में उन्हें कोई आर्थिक जो भुगतान है वो नहीं किया जाता, और इस कारण से इन सेवाओं को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद में हस्तांतरण भुगतान, जैसे सरकार अगर बेरोजगारी भत्ता देती है, पेंशन देती है, या बैंक जो है वो जमा राशि पर जो ब्याज वगैरह देते हैं, तो इसमें कोई नया उत्पादन नहीं हो रहा है। ठीक है, और इस कारण से जो है इस हस्तांतरण भुगतान को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। फिर इसके बाद में एक बात है कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट या जो शेयरों का क्रय विक्रय है या ऋण पत्रों का जो क्रय विक्रय है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता।
इसके अलावा अगर गैर कानूनी गतिविधियां हैं जैसे कालाबाजारी है, तस्करी, जुआ खेलना वगैरह, उनसे अगर कोई आय हो रही है तो वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी। अब एक पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या क्या समस्याएं आती है। तो हम इन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या क्या समस्याएं आती है। जैसे एक तो है अपर्याप्त आंकड़े, कि कई बार डाटा जो है वो सही नहीं मिल पाते हैं, या इस प्रकार से भारत में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो असंगठित क्षेत्र है जिसके डाटा या इस प्रकार से जिसके पर्याप्त आंकड़े कई बार नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में लेन देन जो है वो बिना मुद्रा के ही जो है संभव हो पाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है भारत में जो सुदूर क्षेत्र वगैरह कि जहां पर मुद्रा के बिना ही वस्तुओं का जो लेन देन है या वस्तु विनिमय के द्वारा इस प्रकार से लेन देन कर लिया जाता है, तो वहां पर भी ये चीजें जो है या वहां पर भी राष्ट्रीय आय के आकलन में समस्या आती है। फिर उसके बाद में एक वर्ष में कीमतों में भी काफी उतार चढ़ाव आता रहता है, जिसकी वजह से भी जो है किन कीमतों को आधार माना जाए, ये भी समस्या कई बार आती है। फिर उसके बाद में कई बार जो है वस्तुओं की दोहरी गणना भी इसमें शामिल हो जाती है। जैसे जहां तक संभव है दोहरी गणना से बचने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ वस्तुएं या मदें जो है वो इस प्रकार से बार बार जो है वो काउंट कर ली जाती है। फिर उसके बाद में देखिए एक कुछ सैद्धांतिक समस्या ये है कि गृहिणियों की सेवाओं को इसमें शामिल किया जाए या नहीं। जैसे चूंकि ये कहा जाता है कि गृहिणियों की सेवाओं को कोई आर्थिक जो है लाभ नहीं मिलता या उनके बदले में कोई आर्थिक जो है लाभ नहीं मिलता, इसलिए जो है इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद में गैर कानूनी तरीके से जो अर्जित आय है उसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो काफी कम हो जाता है। तो ये सब राष्ट्रीय आय के आकलन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं। देखिए अब हम राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई कुछ अन्य अवधारणाओं की बात करते हैं। जैसे एक है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय या जिसे आप पर कैपिटा इनकम कहते हैं, इसका मतलब है कि जो टोटल राष्ट्रीय आय है हमारी, उसमें अगर हम कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो वो एक व्यक्ति की आय या इस प्रकार से पर कैपिटा इनकम ज्ञात कर ली जाती है। उसके अलावा जैसे निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत आय और व्यय योग्य आय क्या है, इसको समझने से पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि किसी अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं। जैसे एक है सरकारी क्षेत्र या जो राज्य या जो एक तरह से आर्थिक गतिविधियां करता है उसे हम सरकारी क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा है निजी क्षेत्र। ठीक है, देखिए निजी और सरकारी क्षेत्र से मिलकर के किसी देश की अर्थव्यवस्था बनती है, लेकिन निजी क्षेत्र को भी अगर हम देखें तो ये फिर से जो है वो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वो क्षेत्र है जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे भारत में जो बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा समूह है, या इस प्रकार से अन्य जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें हम निगम का क्षेत्र कहते हैं या इस प्रकार से बड़ी कंपनीज का क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र है जो कि घरेलू या पारिवारिक क्षेत्र है, जिसमें कोई जैसे छोटे जो व्यापारी वगैरह हैं या इस प्रकार से मान लीजिए कि जो भी अपना छोटा मोटा रोजगार करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र कह देते हैं। और ये कौन सा क्षेत्र है? निगम क्षेत्र। ठीक है, तो तीन भाग कर दिए हमने। हालांकि टोटल जो है वो कुल दो ही है, सरकारी और निजी। निजी में फिर से दो हैं, एक निगम क्षेत्र है और दूसरा जो है वो इस प्रकार से पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र है। अगर हम निजी आय की बात करते हैं तो निजी का देखिए जैसे नाम से स्पष्ट है, तो पूरा प्राइवेट सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र को हटा दीजिए। अगर पूरी जो इनकम है वो राष्ट्रीय आय है पूरी इस अर्थव्यवस्था की, तो उसमें से सरकारी क्षेत्र की जो आय है वो हटा दीजिए और बाकी इन दोनों की शामिल कर लीजिए। और साथ ही जो कुछ भी लाभ इनको मिलता है, चाहे कहीं विश्व के बाहर से कहीं से कोई अनुदान मिला हो, सरकार ने इस प्रकार से कुछ जो है लाभ भत्ते वगैरह दे दिए हो, तो ये सब जो है वो हस्तांतरण भुगतान है। तो इस निजी क्षेत्र की एक तो आय और एक उसको जो भी लाभ वगैरह अर्जित हो जाता है वो हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए तो वो बन जाएगी निजी आय या इस प्रकार से प्राइवेट इनकम। तीसरा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत आय। देखिए इस व्यक्तिगत आय में आप फिर से थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। अब हम इस निजी क्षेत्र में से, ठीक है, निगम आय को बाहर कर देते हैं या निगम क्षेत्र की जो आय है उसको बाहर कर देते हैं और केवल पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र की आय देखते हैं। तो अगर ये जो घरेलू क्षेत्र की या केवल जो पारिवारिक या जो इस प्रकार से जो हाउस होल्ड सेक्टर उसकी आय देखी जाए और साथ ही उसे भी कुछ अन्य जो सरकार से या अन्य क्षेत्र से जो भी लाभ उसे मिले, जैसे मान लीजिए ब्याज मिल गया हो बैंकों से या इस प्रकार सरकार ने कोई बेरोजगारी भत्ता या पेंशन वगैरह दे दी हो, तो वो सब इसमें शामिल कर लेंगे तो ये बन जाएगी पर्सनल इनकम।
ठीक है। तो इन दोनों में इतना ध्यान रखिएगा कि निजी आय में हम इस पूरे निजी क्षेत्र को काउंट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत आय में या इस प्रकार से पर्सनल इनकम में हम इस सिर्फ पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र को देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है व्यय योग्य आय। देखिए ये जो व्यय व्यक्तिगत आय थी या इस प्रकार से जो पर्सनल इनकम हुई, उसमें से सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आय पर कर लगता है जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। और इनकम टैक्स एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का मतलब है कि जिस पर लगेगा उसे ही भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस व्यय योग्य आय ये जो व्यक्तिगत आय हुई, इसमें से जो है सरकार को जो टैक्स दे दिया गया, ठीक है, जैसे हमने प्रत्यक्ष कर कहा जिसमें इनकम टैक्स वगैरह आते हैं, उनको निकालने के बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है, अब उसे व्यक्ति अपने तरीके से उपयोग कर सकता है, ठीक है, अपने खर्चों में, अपने जो है इस प्रकार से अन्य जितने भी जो है आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें वो उस जो है आय को खर्च कर सकता है। इसलिए हम इसे कहते हैं व्यय योग्य आय या डिस्पोजेबल इनकम, यानी जिसको हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। इसे प्रयोज्य या प्रयोग करने योग्य आय भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को 50,000 जो है वो इस प्रकार से सैलरी मिलती है, तो इस 50,000 में अगर सरकार जो है वो 10,000 रुपए टैक्स ले लेती है, तो इसका मतलब उसके पास में जो पर्सनल इनकम है उसकी वो तो हुई 50,000, लेकिन उसकी जो व्यय योग्य आय है वो हो जाएगी 50,000 माइनस 10,000 बराबर 40,000। तो इस प्रकार से ये आय की अनेक जो अवधारणाएं हैं वो ज्ञात की जाती है। देखिए अब इस टॉपिक में एक दो कुछ छोटे टॉपिक पड़े हैं। जैसे एक तो जो सीएसओ ने राष्ट्रीय आय का जो एक ज्ञात करने का जो तरीका बदला है जनवरी 2015 के बाद, ठीक है, उसे हम देखेंगे कि जीवीए क्या है वो, इस तरह से इसमें जो है क्या क्या परिवर्तन हुए। और दूसरा जो जीडीपी है हमारी, उसमें अलग अलग क्षेत्रों का कितना योगदान है, तो इसके लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।